Today we are going to discuss the weekly current affairs on history, art and culture. We'll be covering the topic from 22nd to 28th of March. Now moving on to what all we are going to discuss today. Number 1, Japi, Zorai and Gamosa in Assam, Namghar, Muria tribe, Lachit Borphukan, Gandhi Peace Prize, What is Shigmo, Dr. Ram Manohar Lohia, Mice Roadshow, Meet in India and Bhagoria Festival. Now let's move on to our first topic, Japi, Zorai and Gamosa in Assam. ये बेसिकली अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इलेक्शंस हो रहे हैं, पोलिंग डेट नियर आ रही है आसाम में, तो इन सारे जो ये जापी, जोराई एंड गमोसा, इनका फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है. दीज आर द डेकोरेटिव फील्ड हैट्स, हैंड वोवन गमोसा एंड बेल मेटल आर मेकिंग फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस इन आसाम. तो हम देखते हैं सबसे पहले जापी क्या है. तो इसमें आर्ट एंड कल्चर में आपसे सिंपल पूछ लेंगे, जापी, जोराई एंड गमोसा आर रिलेटेड टू which of the cultural marks of which of the following state. तो किसी तरह से भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये बता दें जापी क्या चीज़ है, ये ऑप्शन पूछ लेंगे, लिख देंगे व्हाट इज जापी और नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे. पीटी टाइप हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें देखेंगे. सबसे पहले जापी. जापी इज अ कोनिकल हैट मेड अप ऑफ बैम्बू. आप इसकी फोटो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है. एंड कवर्ड विद ड्राई टोकू. इट्स अ पाम ट्री फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ अपर असम. उसकी लीव से ये इसको कवर कर देते हैं, ठीक है, बैम्बू की हेड बना के. एंड इसका जो पहला यूसेज है दैट वी फाइंड इन अहोम एराज, बुरंजी और क्रोनिकल. बुरंजीज क्या होती हैं, उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल राइटिंग होती थी, जब अहोम किंगडम था आसाम में, रूल ऑफ अहोम्स, तब उस टाइम पे हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राइटिंग्स होती थी, उनको हम बुरंजीज कहते हैं. इनको अहोम लैंग्वेज में ही लिखा जाता था सबसे पहले, फिर बाद में इसको असमीज में भी कन्वर्ट किया गया, असमी लैंग्वेज में भी लिखा गया, ठीक है. देन गमोसा. गमोसा क्या होता है, इसकी गमोसा इज बेसिकली अ क्लॉथ जो लोग गले में लटकाते हैं अपने वाइप वंस बॉडीज, एंड इज ओमनी प्रेजेंट. हर होम में, हर घर में आपको हर मेन विमेन के गले में यूजली लटका दिखेगा. ये गमोसा एक कपड़ा टाइप का होता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. इट्स लाइक अ टाल, वो जो कॉटन वाला पतला सा टाल होता है, दैट्स टाइप ऑफ उका प्लेन गमोसा. और इन पब्लिक फंक्शंस में इसको डेकोरेटेड और एम्ब्रॉयडर्ड होता है, तो उसको फ्लोरल गमोसा और फूलम भी कहते हैं, ठीक है. प्लेन गमोसा को उका कहते हैं और फ्लोरल को फूलम कहते हैं. फूलम टू फेस. एंड इसको मतलब कोई भी डिग्नेटरीज आता है तो स्टेज में उनको देते हैं, उनको उसका यूज मतलब गले में एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू द डिग्नेटरी इसको दिया जाता है. एज वेल एज ये यूजली जो फेमस हुआ था एज अ फेस्टिवल, तो 1980s में एंटी फॉरेन एजिटेशन चल रही थी आसाम में, तब इसका यूज बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और एक सिंबल ऑफ आसाम बन गया था, ठीक है. फिर जोराई क्या होता है, ये एक टाइप का बेल मेटल होता है. बेल मेटल से बनी एक ट्रे होती है जिसके नीचे एक बेस होता है और ऊपर से एक कवर होता है, ठीक है. ये हर घर में आपको मिलेगा, with a cover and without a cover in every Assamese household. The main function is to felicitate the important people. Guest उनको दिया जाता है as a symbol of Assamese identity and culture and abundantly seen in the political campaigns. तो तभी हम पढ़ रहे हैं, आसाम की बात हो रही है, तो हम एक बार देख लेते हैं अहोम किंगडम आसाम में था, तो उसका क्या क्रोनोलॉजी है, क्या पूरा सिस्टम था अहोम का. अहोम किंगडम जो था वो फाउंड हुआ था 13th सेंचुरी में. एक रूलर थे चाओलुंग सुकाफा, ठीक है. ही फाउंडेड द अहोम किंगडम एंड 6 सेंचुरीज तक यही किंगडम रूल किया था जब तक कि ब्रिटिशर्स नहीं आए थे. एंड व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन अराउंड 1826, ब्रिटिशर्स ने असम को एनेक्स कर दिया था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यंडाबू, ठीक है. ये आसाम से रिलेटेड ट्रीटी है, ये आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है. इससे पहले जो था वो अहोम्स का रूल था. अहोम्स की सोसाइटी और स्टेट देखेंगे, जो अहोम्स किंगडम था, दैट इज बिफोर अहोम इट वाज रूल्ड बाय भूयाज. भूयाज को हम, ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है पीटी पर्सपेक्टिव से. भूयाज क्या है, अहोम किंगडम से पहले जो लोग रूल करते थे ये लैंडलॉर्ड्स होते थे.
फिर उसके बाद अहोम्स आए, तो अहोम्स के अंडर जो स्टेट था दैट इज डिपेंडेंट ऑन फोर्स्ड लेबर। ये एक बहुत पेक्यूलियर फीचर है अहोम किंगडम का, जिनको हम पाइक्स कहते थे। पाइक सिस्टम वहाँ पे फॉलो होता था, जो ये फोर्स लेबरर्स थे, इन्हीं से मिलके मिलिट्री होती थी और इनको सर्व करना होता है, एंड इट वाज मैंडेटरी। और सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिनको हम कहते थे खेल्स और क्लैंस। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ट्राइबल टाइप ऑफ सोसाइटी थी, अपने गॉड्स, अपने लोकल सिंबल्स का वर्शिपिंग होती थी। एज वेल एज ऐसा नहीं था कि हिंदुइज्म का एक्सेप्टेंस नहीं है, हिंदुइज्म एंड असमीज बोथ वर एक्सेप्टेड इन दीज सोसाइटीज। हाउएवर होम्स वर वेरी सोफेस्टिकेटेड, एंड वहाँ से हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल राइटिंग्स मिली है, जिसको मैंने अभी बताया, बुरंजीज। ठीक है, सो ये है हमारा अहोम किंगडम और आसाम से रिलेटेड ये 3 कल्चरल सिग्निफिकेंट टोकन्स, ओके, जो अभी पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत यूज हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट अपने उस पे आते हैं टॉपिक पे, नामघर। नामघर आपको ये पता होना चाहिए, नाम और घर, नाम जपने वाला घर। नाम जपना मीन्स प्रेयर जपना, जैसे सिक्स में भी होता है ये सिस्टम, नाम जपना। ठीक है, तो प्रेयर हॉल और द प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द कांग्रेशनल एसोसिएशन विद आसामीज, अमंग आसामीज लोग, और ये यूजुअली एक सारना धर्म से रिलेटेड होता है, एक सारना रिलीजन, जो कि एक हिंदुइज्म का ही सेक्ट है। ठीक है, तो नामघर, नामघर इज ए इंपॉर्टेंट कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन आसाम। आपको आसाम में ऐसे ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे लोग जाते हैं, भक्ति डिवोशन टू द गॉड करते हैं। दे आर ट्रेडिशनल वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज ऑफ आसाम इनिशिएटेड बाय श्रीमन शंकर देव, द 15th century social reformer and the religious preacher over in Assam. He began the practice of setting up Namghar, or house of recitation and prayer, and a practice that continues to date. Okay, so Shankar Dev was the main originator behind this concept of Vaishnavite monasteries and houses of recitation. इससे पहले हम थोड़ा सा शंकर देव के बारे में देख लेते हैं। शंकर देव 15th century के भक्ति सेंट, जब भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में फैल रहा था उस टाइम पे यहाँ पे आसाम में भी फैला था। देन इट वाज इंस्पायर्ड बाय शंकर देव, एंड ये वैष्णवाइट थे, बिलीवर ऑफ Bhagavad Puran, as well as he developed many other new symbols, that is बोर गीत, जो कि वहाँ का म्यूजिक फॉर्म है। थिएटर्स डेवलप किए लाइक अंकिया नाथ एंड भावना, these are both the theaters, this is the music form and the क्षत्रिय डांस। ये सब शंकर देव से एसोसिएटेड है और वैष्णव भक्ति से। यहाँ की ब्रज वाली एक लैंग्वेज उन्होंने डेवलप करी, लिटरली लैंग्वेज। ठीक है, ये डांस है जिसको क्लासिकल स्टेटस भी दिया गया। तो ये इट वाज ऑल अबाउट द नामघर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मुरिया ट्राइब। मुरिया ट्राइब कहाँ से एसोसिएटेड है, अभी न्यूज़ में आ रहा था इनके बारे में। तो हम ये देखेंगे कि ये गोंड ट्राइब है, जो कि बस्तर रीजन इन सदर्न छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट के यहाँ आंध्रा ओडिशा वाले रीजन में गोंड ट्राइब मिलती हैं। ठीक है, दीज आर द शेड्यूल्ड ट्राइब फ्रॉम द सेंट्रल एंड साउथ सेंट्रल इंडिया। दे आर नोन फॉर द यूथ डॉर्मेटरीज, घोतुल, in which unmarried persons of both the sex lead a highly organized social life and receive training in the civic duties and the sexual practices. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए पीटी पर्सपेक्टिव से, आपके पास मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि मुरिया ट्राइब कहाँ की है, सेंट्रल इंडिया की है लार्जली, और जो बस्तर रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन, यहाँ पे इतना डिटेल में यूजुअली नहीं पूछेंगे ये किन टाइप का फीचर्स क्या है, अनटिल अनलेस बहुत ही पेक्यूलर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। दीज आर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, एंड इनके कस्टम के बारे में ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूथ डॉर्मेंट्री, घोटुल्स, मतलब उस टाइम पे, और मतलब ट्राइबल हमारे रीजन्स में देखो एक टाइप का ये कल्चर है कि अनमैरिड लोग एक ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ रहते हैं उससे पहले, शादी से पहले। इनमें दे हैव अ कस्टम ऑफ मेकिंग अ डेड पिलर, गुड़ी, इन सदर्न बस्तर, वेयर इन पीपल आर बरीड विद वाइड एंड शार्प हाई फीट स्टोन। जैसे कि हमारे मुरल्स होते हैं ना,
हम सदर्न रीजन में एंशियंट इंडिया में फाइंड करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी डेड पिलर्स मिलते हैं जिनको गुड़ी कहते हैं। डेड लोगों के साइड में एक पिलर खड़ा कर देना। मुरिया ट्राइबल वुमन जो होती है बार्टर सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं ये लोग। आज भी यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता है, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक महुआ फ्लावर्स, तो महुआ हम एक टाइप का फ्लावर होता है जिससे ड्रिंक्स, लोकल ड्रिंक्स बनती हैं उसको फर्मेंट करके। और छत्तीसगढ़ इज नोन एज इंडियाज महुआ बाउल, एंड महुआ इज एन इंडियन ट्रॉपिकल ट्री found largely in North Indian plains and forests. These are dried flower is used to brew liquor by the local tribes. Okay, so ये है हमारा इस टॉपिक के बारे में। Now moving on to our next topic, लचित बोरफुकन। ये अगेन ये न्यूज़ में अभी बहुत टॉपिक उठा है because this person is known to have a known to be a military general of the Ahom kingdom. ओके एंड अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनको ट्रिब्यूट दिए, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अहोम किंगडम के बारे में तो हमने देख ही लिया है कि हु वाज लचित बोरफुकन, तो हम देख लेते हैं। दिस हिज पर्सनालिटी इज सेलिब्रेटेड एज अ हीरोइक एंड नेशनलिस्ट पर्सनालिटी फॉर आसामीज पीपल, ठीक है। एंड इनके बर्थ डेट को 24 नवंबर को लचित दिवस भी मनाया जाता है। ये कौन थे? ही वॉज आर्मी जनरल ऑफ अहोम आसामीज किंगडम and is revered the greatest military hero of the Assam. He was excellent in the art of guerrilla warfare and basically इनको इतना फेमस क्यों हुआ? बिकॉज मुगल्स जब बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था 1670s में, ठीक है 71 में हुआ था, बट 1660s के एंड से एंड 70s में मुगल चाहते थे कि असम को भी इंटीग्रेट कर ले अपने किंगडम में। तो ही वॉज द पर्सन responsible that defeated Mughal forces and Ahom kingdom Ahoms के पास रहा till the time Britishers came. Okay, ये battle जो लड़ी गई थी ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे लड़ी गई थी, and that's why he was a person who know a lot about the inland water system, water transport, as well as he is the inspiration, you can say, for the naval force of country. And this battle was the last attempt by Mughals to extend their empire into Assam, so that he prevented. That's why आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट का अवार्ड को कहते हैं लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल, एंड इसको बनाया गया था 1999 में। ओके, to inspire the defense personnel to emulate Borfukan's heroism and sacrifice. And however, he was dead by 1672. तो okay, this was all about the Lachit Borfukan. Now our next topic is गांधी पीस प्राइज। अभी रिसेंटली गांधी पीस प्राइज दिया गया है, गांधी पीस प्राइज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है हर साल एक गांधी पीस प्राइज दिया जाता है फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। जो भी लोग इस तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ये पीस प्राइज दिया जाता है। And it was started basically in 1995 on 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi, and the award comprises of 1 crore rupees is given, citation and a plaque and a traditional handloom। ये प्राइज में दिया जाता है। एलिजिबिलिटी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो केवल उसमें देखेंगे। इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है, एसोसिएशंस को, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को that work selflessly for the peace, non-violence and the ameliorations of the human suffering, particular to the less privileged section of the society, contributing toward the social justice and harmony। तो बेसिकली जो लोग नॉन वायलेंस के लिए प्रमोट करते हैं, चेंजेस करते हैं सोसाइटी में, उनको ये पीस प्राइज दिया जाता है। उसमें कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, और ये सबके लिए ओपन होता है। इट इज़ नॉट गिवन टू एनी कि हमारी कंट्री के लोगों को, ये हर रेस, हर कंट्री, हर नेशनल कास्ट, क्रीड के और जेंडर के लोगों को दिया जा सकता है। ऐसा कहता है कि आज तक इस प्राइज को पोस्टमसली नहीं दिया गया और इसको दिया भी नहीं जाता पोस्टमसली, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जो अभी वाला अवार्ड मिला है 2020 का, दैट हैज बीन गिवन अवार्डेड पोस्टमसली, मतलब मरने के उपरांत, मर उपरांत। द फादर ऑफ द नेशन, और इस बार किसको अवार्ड मिला है? तो ये मतलब आपके जैसे पीसीएस एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यूपीएससी में भी गांधी पीस प्राइज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश दैट इज शेख मुजिबुर रहमान, उनको दिया गया है 2020 का अवार्ड। एंड लेट सुल्तान ऑफ ओमान काबूस बिन साइद अल साइद को 2019 का दिया गया है।
तो यहाँ पे ऐसा होता है एक साल में 2-2 प्राइज मिल जाते हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, 18 में दिया गया था, तो पिछले 15, 16, 17, 18 सबका 4 साल का एक ही बार में प्राइज अवार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, शिग्मो। शिग्मो क्या है? ये एक एनुअल फेस्टिवल होता है जो गोवा में स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इस बार भी हो रहा है, बट गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने इसको 3 लोकेशन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड टाइम्स। तो पनाजी में हो रहा है ये इस बार, पोंडा में हो रहा है एंड मापुसा में हो रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं ये शिग्मो फेस्टिवल होता क्या है। देखो, आपको इंपॉर्टेंट का है, कहाँ का फेस्टिवल है? लोकल फेस्टिवल गोवा का है। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी आप एक तरह से कह सकते हैं। जब चावल की फसल हार्वेस्ट हो जाती है तो ट्राइबल कम्युनिटीज गोवा की इसको सेलिब्रेट करती हैं। एग्रीकल्चर जो कि कौन कौन सी कम्युनिटीज जो सेलिब्रेट करती हैं वो थी कुनबी, गाउडा, वेलिपिस। तो ये आपको नाम याद रहने चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी कुनबी करती है, बट हाँ ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है गोवा का, स्प्रिंग फेस्टिवल है। तो ये जो होता है फोर्ट नाइट, मतलब 15 दिन ये चलता है फाल्गुन महीने में, जो कि मार्च अप्रैल का सीजन होता है। हर साल इस टाइम पे ही होता है जब नई फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, द फेस्टिवल बिगिन विद नमन, दैट इज इन्वोकेशन ऑफ द लोकल डीटीज ऑन द विलेज स्टेज, और जिसको हम मांड भी कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है? घूमर, ढोल, मादले एंड ताशे बाय मेल फोक। तो मेल लोग इसको ये यूज करते हैं। इसके बेसिकली 2 वेरिएंट होते हैं। एक तो होता है ढाको शिग्मू, और एक होता है वादलो शिग्मू। ठीक है, ये रूरल लोग मंगाते हैं, लोकल रूरल लेबरर्स सेलिब्रेट करते हैं, और इसको हर कोई सेलिब्रेट करता है, एवरीवन। वादलो एंड ढाको। ओके, तो ये हो गया शिग्मू। शिग्मू में एक स्ट्रीट परेड भी निकाली जाती है, ये आप देख सकते हैं फोटो। बहुत कलरफुल फेस्टिवल होता है, लोग मास्क नहीं पहनते बट इसमें फेस कलर करते हैं। ये पूरी परेड चलती है पूरे में, और ऐसे नाम के अलग अलग जगह पे फेस्टिवल्स होते हैं। जैसे कि आप इसको मान सकते हैं होली, नॉर्थ इंडिया में जो होली है ना, स्प्रिंग फेस्टिवल, वो इसी से कॉरस्पॉन्डिंग है थोड़ा। एंड ऐसी आसाम और बंगाल में जो होता है वो होता है डोल यात्रा। तो ये आप नाम याद रख लें कि, और साउथ इंडिया में होता है कनाधन। ठीक है, और महाराष्ट्र में इसको शिमगा कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 फेस्टिवल इसी टाइप के होते हैं जो अलग अलग रीजन्स में होते हैं, महाराष्ट्र में और गोवा में तो यही वाला होता है शिग्मो। ठीक है, अब हम देखते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने has recently paid tribute on 23rd of March to freedom fighter and the socialist leader of India, that is respected Dr. Ram Manohar Lohia, on his birth anniversary. Okay, तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हिस्ट्री में पूछ सकते हैं क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, ये सब देख लेते हैं। ही इज अ प्रोमिनेंट फिगर, आपको याद रखना चाहिए, ही इज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट सोशलिस्ट politician in Indian history, and he is also he has also did too many contributions in the Indian independence movement. तो हम देख लेते हैं, he was born in 1910 at Akbarpur, that is part of UP right now. He attended the Banaras Hindu University to complete his intermediate course. After standing first in the school matriculation, he is one of the intelligent child. So he came first in the matric examination, and he did MBA from Calcutta University, and then PhD करी कहाँ से? बर्लिन से। तो मतलब बाहर भी पढ़ाई करने गए, जहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में, मतलब वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन। देन जो ये किस चीज़ के लिए फेमस है ये हम देख लेते हैं। ही इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज, एंड ही कंसिडर्ड सिविल राइट्स एज द फाउंडेशन for fostering and strengthening democracy in the country and the world. He is a ardent follower and the promoter of the civil liberties and the rights of the people that are foundation for any democracy. किसी भी डेमोक्रेसी के लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एंड एडिटर ऑफ इट्स माउथपीस कांग्रेस सोशलिस्ट। तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, वन ऑफ द। एंड जवाहरलाल नेहरू उनसे बहुत इम्प्रेस थे उस टाइम पे 1936। अब एक सोशलिस्ट मूवमेंट कांग्रेस के अंदर एक लेफ्ट विंग राइज हो रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उस टाइम पे, जब वो लोग
रशियन रेवोल्यूशन और इन टाइप से हमारे लीडर्स इंस्पायर्ड थे और ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करने के लिए they were inspiring and looking at the socio-economic inequalities existing in the system and the country. So they want not just the overthrow of the colonial power but also changes at the in the country. ठीक है. And he was selected by Nehru as a secretary of foreign department of All India Congress, which was highest body of the Congress party. तो आप ये सब चीजें छोटे छोटा फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी एसोसिएटेड है, वन ऑफ द फाउंडर है, एंड ऑल इंडिया कांग्रेस के फॉरेन डिपार्टमेंट के ये सेक्रेटरी रह चुके हैं. एंड दूसरी चीज, इनका मानना था कि ग्रेट ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में जो इंडिया को पार्टिसिपेशन था उसको नहीं करना चाहिए था इंडिया को. एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर दिस एंटी ब्रिटिश मार्क इन 1939 एंड 40. इनफैक्ट 1934 में क्या हुआ था, ही गॉट इन्वॉल्व विद द कांग्रेस लेफ्ट पॉलिटिक्स, बट बाद में 1948 आते आते ही वाज डिसग्रंटल्ड विद द पॉलिटिक्स इन द कांग्रेस एंड ही बिकेम पार्ट ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि जेपी नारायण ने बनाई थी 1952 में. ठीक है. लेटर ऑन 52 में वो प्रजा से मिले थे और पर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी 48 में. तो 52 में पार्टी बनी थी प्रजा, तो उसके बाद ये इस पार्टी से लेफ्ट विंग से प्रजा सोशलिस्ट जेपी नारायण की उससे एसोसिएट रहे थे. बट इस पार्टी में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तो 1955 में इन्होंने अपनी खुद की पार्टी खोल ली थी. ठीक है. और एक जर्नल रिलीज किया था मैनकाइंड जनरल खुद का. ठीक है. आगे देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट में ही वाज वेरी मच विद गांधी जी एंड बहुत वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ही वाज देयर एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी व्हेन इट फ्यूज्ड इन 1950 विद द किसान मजदूर प्रजा पार्टी टू फॉर्म प्रजा सोशलिस्ट. तो मतलब इस पार्टी के साथ भी ये लोग सोशलिस्ट पार्टी के साथ 1952 में थे, फिर बाद में तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए थे. फिर ही फाउंड द सोशलिस्ट पार्टी लोहिया इन 56, बाद में बनाई थी, जो अपनी पार्टी मैंने यहाँ बताया था आपको 55 में 56 में. तो ये अपनी पार्टी बना दी थी, उसके एडिटर जनरल निकालते थे, उसके एडिटर थे मैनकाइंड के. 63 में ही बिके मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्शन जीते फरीदाबाद से एंड इन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी. तो बेसिकली आपको याद रखें कौन सी पार्टी के साथ, पहले तो ये फाउंडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, पर इन्हें ये पॉलिटिक्स के साथ काफी डिसग्रंटल्ड रहते थे वहां की कांग्रेस की, तो ये चेंज पार्टीज एंड काफी स्प्लिट हुआ, रीयूनियन हुआ पार्टीज का, अलग अलग चेंज हुए. फिर बाद में ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ आ गए जेपी नारायण के साथ. फिर उन्होंने खुद की पार्टी खोली सोशलिस्ट पार्टी लोहिया, उसको भी असेंबली इलेक्शन जीता और आ गए फिर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली अपनी पार्टी को मर्ज करके. तो 3-4 पार्टी के नाम याद रखें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट लोहिया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट, ये सबसे पहले थी. ठीक है. एंड जो इनके मेन आइडियल्स थे उसको एक टर्म दिया गया है सप्त क्रांति. ही इनकलकेटेड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, उनके लिए एक लिबर्टी सिविल फ्रीडम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर थे. तो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ सप्त क्रांति. तो ये सप्त क्रांति शब्द क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. सप्त क्रांति क्या है, हमारी कंट्री में उस टाइम पे 5 तरह की इनइक्वालिटीज थी, 5 इनइक्वालिटीज, जैसे कि एक मैन एंड वुमेन में देयर वर इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन स्किन एंड कलर, वाइट थे और हम लोगों को ब्लैक्स माना जाता था, ब्राउन्स. ठीक है. कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी बहुत थी, कॉलोनियल रूल था, एज वेल एज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बहुत थी. तो इन सारी इनइक्वालिटीज से लड़ने के लिए ही प्रोपोगेटेड कि 5 इन सिमिलर टाइप के 5 रेवोल्यूशंस होने चाहिए, और उसके साथ साथ 2 और टाइप के रेवोल्यूशंस इन्होंने प्रोपोगेट किए थे, और इन दोनों को मिला के सप्त क्रांति शब्द आया, कंसेप्ट आया. ये 2 रेवोल्यूशंस थे फॉर द सिविल लिबर्टीज एंड दिस वाज फॉर द नॉन वायलेंस अगेंस्ट रिनाउंसिएशन ऑफ द वेपन्स. ओके. तो ये पूरा सत्याग्रही थे एक तरह से आप कह सकते हैं. ही वॉज अ बिलीवर इन सत्याग्रह ऑफ गांधी जी. सो एंड इनफैक्ट जो मैन एंड वुमेन जेंडर इक्वालिटी थी वो सप्त क्रांति का पहला एक पार्ट था, गोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी. एंड ही ऑल्सो
गेव द कंसेप्ट ऑफ चौखंबा राज। कहीं पे क्वेश्चन आया कि चौखंबा राज क्या होता है। इट्स अ 4 पिलर स्टेट। अभी हम क्या देखते हैं, 2 पिलर स्टेट जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सेंटर एंड स्टेट। बट व्हाट ही सेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 4 होने चाहिए, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड सेंटर। तो 4 पार्ट होते हैं और दोनों के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो होती है उसकी हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है उस टाइम पे बहुत यूनिक और कॉम्प्लेक्स थी। ठीक है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए 4 स्टेट पिलर होना चाहिए और सारी सेंट्रलिस्ट हेजेमनी और सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी को रिमूव करने के लिए। In fact, he wrote a pamphlet called Concept of Civil Liberties for Indian Civil Liberty Union established by Congress in 1936, headed by Rabindranath Tagore with Sarojini Naidu as an acting president. So he was a great personality and his concept, ये सप्त क्रांति जैसे कंसेप्ट और चौखंबा राज ये आपको याद होने चाहिए, आपके आंसर में बहुत इन्हांस करेंगे आपकी वैल्यू। जब आप अगर इस टाइप की किसी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आया या पीटी में क्वेश्चन आया कौन कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे, किस किस से पार्ट थे, क्या गांधी जी के फेवर में थे, क्या वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ सकते हैं कि ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, माइस रोड शो मीट इन इंडिया। अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टूरिज्म एंड कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज ने एक क्या कहते हैं खजुराहो में एक छत्तरसल कन्वेंशन सेंटर को इनॉग्रेट किया है, जो कि स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है। ये 2014-15 की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 15 थीमेटिक टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जाएंगे, जैसे कि बुद्धा सर्किट, कोस्टल सर्किट, रूरल सर्किट। इट विल फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट। और ये किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। तो मतलब इतना आपको ये बेसिक्स हर स्कीम के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन से साल में हुई, क्या किया जाएगा, ये पता होना चाहिए। तो इस स्कीम के अंदर ये कन्वेंशन सेंटर खोला गया है। ये माइस कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे खजुराहो में एक माइस डेस्टिनेशन बनाई गई है, पहली इंडिया की। और माइस का मतलब होता है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ठीक है, एंड एसेंशियली अ वर्जन ऑफ बिजनेस टूरिज्म दैट ड्रॉज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट टू द डेस्टिनेशन। तो खजुराहो को एक माइस डेस्टिनेशन की तरह पे डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे बिजनेस टूरिज्म को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, and it will help in developing Khajuraho as the iconic tourist destination also. Now we'll see, Ministry of Tourism has framed the development of टू आइकॉनिक, एक स्कीम चलाई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक और, जिसमें आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई जाएंगी। ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो यहाँ पे 19 आइकॉनिक प्लेसेस डेवलप करी जाएंगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसमें से एक होगी खजुराहो, जिसको बिजनेस टूरिज्म के तौर पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं खजुराहो किस लिए इंपॉर्टेंट है, अपने टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो खजुराहो जो है ये एक यूनेस्को साइट है सबसे पहले। ठीक है, एंड यहाँ का टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो बनाया गया था, ये चंडेला रूलर डायनेस्टी, चंडेला डायनेस्टी थी 1900 AD से 1130 तक, उस टाइम पे बना था। और ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, ये नागारा स्टाइल दैट जो नॉर्थ इंडिया में फेमस था, उसका एक आप बेस्ट कल्मिनेशन जो होता है नगाड़ा स्टाइल का, दैट इज खजुराहो। ठीक है, इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेम्पल। They fall into 3 distinct group and belong to 2 different religion। तो खजुराहो के जो रिलीजन ओरिएंटेशन है वो 2 रिलीजन है, एक हिंदुइज्म और एक जैनिज्म। ठीक है, एंड दे स्ट्राइक अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्कल्पचर। यहाँ का स्कल्पचर इज वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर, लार्जली एरोटिक स्कल्पचर है, जिसके लिए ये फेमस है। ठीक है, एंड इट इज होली मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, सारे टेम्पल सैंडस्टोन। और खजुराहो में और भी टेम्पल्स हैं, पर सबसे लार्जेस्ट जो टेम्पल आता है वो होता है केंदरिया महादेव टेम्पल। इसके अलावा और भी ग्रुप ऑफ, ये खजुराहो एक ग्रुप ऑफ टेम्पल है, तो वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। एक तो कंदेरिया महादेव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेम्पल से 64 योगिनी टेम्पल मिलता है यहाँ पे, एक है लक्ष्मण टेम्पल मिलता है यहाँ पे। ओके, एक होता है चतुर्भुज टेम्पल मिलता है यहाँ पे। तो ये खजुराहो के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ये सारे के सारे सैंडस्टोन से बने हुए हैं। तो और ये बहुत
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाए गए थे चंडेला डायनेस्टी के। तो इट इज एपिटोम ऑफ चंडेलास डायनेस्टी आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल। सो हम देखते हैं इसमें खजुराहो के बारे में हमने देखा, स्वदेश दर्शन स्कीम देखी, माइस कंसेप्ट क्या होता है हमने ये देखा, ठीक है। ये कन्वेंशन सेंटर खजुराहो को बिजनेस टूरिज्म का स्पॉट बना जाएगा आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम के अंडर। तो ये था इस टॉपिक के बारे में। आगे देख लेते हैं हम भगोरिया फेस्टिवल। भगोरिया फेस्टिवल क्या है? अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल हो रहा है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। बेसिकली इट इज़ भगोरिया हार्ट फेस्टिवल। ये ट्राइबल पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं, लोकल ट्राइब लाइक भील, बिलाला एंड पटेलिया। ये जो तीन ट्राइब्स, इन टाइप की जो मध्य प्रदेश की ट्राइब्स है, ये यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इसका एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसी टाइम पे होता है जब क्रॉप्स हार्वेस्ट होती है, और साथ साथ ये इसका इस फेस्टिवल को बेसिकली हम ये भी कहते हैं मास स्वयंवर गैदरिंग होती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जो लड़के लोग होते हैं, जितने बॉयज होते हैं, वो बॉय जो होता है वो गर्ल के फेस पे कलर लगाता है, और अगर गर्ल ने वापस उसको फेस पे कलर लगा दिया तो ये लोग एलोप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है। और फिर ये वापस आते हैं तो इनको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलती है एज अ मैरिड कपल। तो ये एक टाइप का स्वयंवर भी आप कह सकते हो, मास स्वयंवर, और इसका एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस तो है ही। तो और होलिका के टाइम पे, ये उसी टाइम पे हमारे यहाँ होली होती है, इसी टाइम पे सेलिब्रेट होता है। And that's why this provides opportunity for thousands of tribal men and women to choose a life partner for their own choice। मतलब उस टाइप मतलब ट्राइबल हमसे ज़्यादा देखो उस टाइम से शुरू से कितने ज़्यादा और आज तक कितने ज़्यादा एडवांस है, इनकी कंसेप्ट कितने एडवांस है कि मास गैदरिंग स्वयंवर जो कि बहुत पहले होता था, आज भी ये लोग कैरी ऑन कर रहे हैं इसको डिफरेंट ट्रेंड तरीके से, ठीक है। This was all about art and culture, and we have discussed in this week. So thank you so much.